नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झमाझम बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। मौसम की मार के आगे लोग बेबस दिख रहे हैं। दरभंगा में भी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाका जलमग्न हो गया है। खेतों में पानी जम गया है, जिसके कारण फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मौसम साफ हो सकता है। बिहार के विभिन्न जिलों की तरह दरभंगा में भी बारिश का असर देखा जा रहा है। यहाँ का मौसम बदला बदला सा है। अभी भी हम जहाँ खड़े हैं, बारिश की फुहारें लगातार यहाँ पर आ रही हैं और मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि बंगाल की खाड़ी से मैदानी भागों तक बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर मध्य बिहार के कई जिले जो हैं वो वहां पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं अररिया की जोगबनी समेत सीमाई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नेपाल के विराटनगर से लेकर बिहार के जोगबनी तक का इलाका जलमग्न हो गया है। नेपाल में बहने वाली नदियां कोसी, महाकाली सहित अन्य दूसरी पहाड़ी नदियों के जलस्तर में अचानक तेजी आ जाने से उफान पर है। कोसी नदी में बढ़े जलस्तर के कारण वीरपुर के कोसी बराज के 42 फाटक खोल दिया गया है, जहां से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। और 9 नंबर, 10 नंबर टिकुलिया बस्ती और 9 नंबर वार्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पूरे लोग जो है कहता है वहाँ से रेस्क्यू कर करके स्टेशन लाया गया है और स्टेशन के जो निचली भाग है सब में पानी जलमग्न है। अचानक जोगबनी शहर और घरों में पानी के प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग ऊंचे स्थानों पर या सुरक्षित जगहों की ओर अपने सामानों के साथ पलायन करने लगे हैं। जोगबनी का टिकुलिया बस्ती, पटेल नगर सहित मुख्य सड़कों पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। 2017 में जोगबनी शहर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण सीमावर्ती इलाके के लोग डरे सहमे हैं। बंगाल की खाड़ी में आई तूफान के कारण नदियों का तांडव एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और अररिया से सतीश की रिपोर्ट। इधर गुमला में जंगली हाथियों ने एक बार फिर लोगों को डराया है। जंगली हाथियों ने खेत में लगी फसलों को रौंद दिया। इलाके में हाथियों के कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। कल-कल कर बहती पानी की तेज धारा, उसमें अपने बच्चों के साथ अटखेलियां करता हाथी कभी पानी के नीचे उतरता है तो कभी पत्थर पर चढ़ने के लिए कुलांचे मारता है। बता रहा है कि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ बहुत खुश है। वहीं दूसरी ओर इलाके के किसान दुखी हैं, क्योंकि उनकी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जंगली हाथियों ने उनकी फसलों को रौंद दिया है। किसान जब अपने घरों में सोए हुए थे, तभी जंगली हाथी खेतों में उनकी फसलों को रौंद रहे थे। देखते ही देखते उनकी साल भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। इन किसानों के सामने बड़ी समस्या है कि वो साल भर खाएंगे क्या और अगली बार फसल कैसे लगाएंगे। पर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जंगली हाथियों को इलाके से भगाया जाए, ताकि उनकी बची खुची फसल तबाह होने से बच सके। ये पहली बार नहीं है। इस इलाके में जंगली हाथी बार बार तबाही मचाते हैं, लोगों के घरों को तोड़ देते हैं, उनकी फसलों को रौंद देते हैं, यहाँ तक कि सामने आने वाले लोगों को भी कुचल कर मार डालते हैं। जरूरत है कि इन हाथियों को सुरक्षित उनके इलाके में ले जाकर छोड़ा जाए। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। धनबाद के SNMCH अस्पताल में नवजात की चोरी का मामला सामने आया, जहां 2 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे की चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीली साड़ी में सधे हुए कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा चोर है।
इस महिला के हाथ में एक नवजात है जिसे चुराकर वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। बच्चा चोरी की ये तस्वीर SNMCH की है, जिसके CCTV कैमरे में बच्चा चोरी की तस्वीरें कैद हो गई है। जिन मां के आंखों का तारा जन्म के कुछ देर बाद ही उनकी आंखों के सामने अलग हो गया हो, उस मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित मां रो रो कर बेसुध हुई जा रही है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और स्टाफ क्या करते हैं? उनकी मौजूदगी में अस्पताल से बच्चे की चोरी कैसे हो जाती है? ये घटना पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सुविधाओं को दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन रिम्स में व्यवस्थाओं की हकीकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इधर भी फर्श पर लेटे हुए मरीजों की लाइन है, उधर भी फर्श पर लेटे हुए मरीजों की लाइन है। दोनों लाइनों के बीच एक रास्ता है जिससे मरीज भी गुजरते हैं, मरीजों के परिजन भी आते जाते हैं और दुर्गंध फैलाती कचरों की ट्रॉली भी आती जाती रहती है। कोई मरीज दर्द से कराह रहा है, कहीं मरीज के परिजनों के चेहरे पर बेबसी और पीड़ा की लहरें उठ रही है। बात 1-2 दिन की होती तो किसी तरह गुजर भी जाती, लेकिन ये मरीज महीनों से इसी तरह यहाँ पड़े हैं और एक अदद बेड का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हैं, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। इस अस्पताल में बेहतर इलाज और मरीजों की सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जिन मरीजों को बेड मिल भी जाती है, वो गंदगी की वजह से वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। नस का गड़बड़ी है। तो कब बेड नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर कुछ बोलबे नहीं किया। तो डॉक्टर देखने आते हैं यहाँ पर? दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। 6 बजे तक ले 4 बजे तक ले आए हैं और अभी तक बेड नहीं मिले हैं। कल तक है एकदम, कल से और आज तक बेड नहीं मिले हैं। 1 महीना 20 दिन हो गया। 20 दिन से आप यहीं पर हैं? हाँ, अब बच्चा ले गया, ऑपरेशन में घुसा दिया। कहां तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रिम्स को ऐसा बनाया जा रहा है जो बड़े बड़े निजी अस्पतालों को टक्कर देगा, लेकिन सच्चाई है कि रिम्स में मरीजों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, और तो और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने जो पहल की, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान में ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से नहीं बच सके। एक भव्य इमारत के भीतर लोगों की भारी भीड़, और ये कोई पब्लिक मीटिंग या कोई बर्थडे पार्टी नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लोगों को धड़ाधड़ टीके लगाते देख इन टीका कर्मियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन ये कोई आम वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, बल्कि ये बेहद खास वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया है एक कब्रिस्तान के भीतर। ये उन लोगों को संदेश देने की कोशिश है जो कोरोना वैक्सीन लेने से परहेज करते रहे हैं या कभी कभी इसका विरोध भी करते रहे हैं। संदेश साफ है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के जीवन को भी संकट में डाल रहे हैं। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इस पहल को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
नहीं, कब्रिस्तान से क्यों नहीं यार, एक दिन तो कब्रिस्तान ही में इंसान को आना है। स्कूल हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। ये न्यू करीमगंज के कब्रिस्तान गेट पे है, और क्योंकि मैं थोड़ा पहले ले लिया हूँ 84 दिन से पहले, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। जब से भारत सरकार का ऐलान हुआ है तब से ये लगाया जा रहा है, रोज़ाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कब्रिस्तान में बने इस खास वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब तक यहाँ 15,000 से भी ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। कई लोग तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी यहाँ से ले चुके हैं। लोगों का ये प्रयास कोरोना के विरुद्ध बड़ा अभियान है और लोगों को विश्वास है कि कोरोना जरूर हारेगा। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। बोधि वृक्ष का छोटा पौधा पटना लाया गया। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पवित्र पौधे का पौधारोपण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि बोधगया से लाया गया पवित्र बोधि वृक्ष का छोटा रूप है। ये उसी बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी का पौधा है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पौधे का वृक्षारोपण करेंगे, जिसके लिए मिट्टी तैयार की जा रही है। पौधारोपण के बाद इसी चमचमाते पात्र से इसमें जल दिया जाएगा। बोधगया का ये वही आसन है जिस पर ध्यानस्थ होकर पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने यहाँ 3 दिन और 3 रात तक साधना की थी, जिसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता नाम की एक महिला के हाथ से मिले खीर खाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के चलते पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। आज आप जिस विशाल पेड़ को देख रहे हैं, ये उसी बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी का अंश है। बोधि वृक्ष के बारे में कहते हैं कि पहले पेड़ को सम्राट अशोक की पत्नी तृष्यरक्षिता ने कटवा दिया, जिसके बाद इसकी जड़ों से दूसरा पेड़ उगाया, जो करीब 800 सालों तक रहा। उस वृक्ष को बंगाल के राजा शशांक ने कटवा दिया, जड़ों में आग भी लगवा दी, लेकिन जड़ों से तीसरा पेड़ भी निकल आया, जो 1250 साल तक रहा। 1876 में तेज आंधी के चलते तीसरा बोधि वृक्ष जड़ सहित उखड़ गया, जिसके बाद 1880 में श्रीलंका में अशोक की बेटी के लगाए गए वृक्ष की टहनियां अंग्रेजों ने मंगाई। श्रीलंका के अनुराधापुरम के उसी बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी बोधगया में मौजूद है। और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा परिसर में जिस बोधि वृक्ष के पौधे लगाने वाले हैं, उसी चौथी पीढ़ी के पेड़ की जड़ों से लाया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। स्टील सिटी बोकारो के नावाडी के जमुनिया गांव के लोगों ने अपने हाथों की लकीरों को सुधारने का फैसला किया है। गांव के लोग सालों से प्रशासन से एक अदद सड़क की मांग करते रहे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आखिरकार लोगों ने साबित कर दिया कि मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कंधे पर कुदाल थामे ये मजबूत हाथ, सिर पर लोहे की टोकरी। अचानक कुदाल चलने लगी, टोकरी में मिट्टी भरने लगी और ये मिट्टी सिर से होकर सड़क पर बिछने लगी और देखते ही देखते करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार हो गई। ये मनरेगा या दूसरी सरकारी योजना नहीं है जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में मजदूर सड़क के निर्माण में जुटे हैं, बल्कि ये बोकारो के नवाडे गांव के जमुनिया गांव के लोग हैं जिन्होंने अपने लिए श्रमदान से करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की। जमुनिया गांव के लोग सालों से एक अदद सड़क के लिए तरस रहे थे। गांव के ठीक बगल में चकाचक सड़क है, लेकिन उस सड़क से जमुनिया गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। लोग प्रशासन से लगातार सड़क बनाने की मांग करते रहे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो इन्होंने अपने हाथों से सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया। हम लोग आने जाने के लिए दिक्कत होता है, बार बार हम लोग माटी भरते हैं, बह जाता है, रोड खराब हो जाता है। कोई ऐसा आता है मेहमान लोग तो बोलता है कि रोड जनपद में नहीं बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे। बहुत दिक्कत है, रोड नहीं बना है इसलिए।
आते जाते हैं बहुत रास्ता खराब है। स्कूल भी इसी तरह जाते हैं, बहुत पानी आता है तो उस समय भी से लग जाते हैं और कुछ भी इसी तरह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण पहली बार सड़क को दुरुस्त कर रहे हैं। गांव वाले हर साल इसी तरह सड़क बनाते हैं, लेकिन हर बार पानी में सड़क बह जाता है। या मुखिया हो या सांसद हो या विधायक हो, सब फोटो खींच के इसी तरह लेके जा रहा, सब फोटो कोई 200 मीटर। कौन गांव है? ये जमन पनिया है। कौन कौन यहाँ का जात है? जात है, आदिवासी है, महतो है। आने जाने का बहुत दिक्कत है। बरसात में इतना दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी 4 व्हीलर पास होने में बहुत दिक्कत होता है। 4 व्हीलर अगर फंस गया तो फिर उठाने में बहुत दिक्कत। जब तक दूसरा गाड़ी नहीं आएगा तो खींच के भी नहीं उठा सकते। हर एक साल मिट्टी मुरम डालते हैं। लोगों की मांग है कि उनके लिए पक्की सड़क बनाई जाए ताकि उनकी जिंदगी आसान हो। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों से अनोखी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों के विश्वास को और पुख्ता करती है। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती है। सिर पर प्लास्टिक का बोरा, उंगली पर नीली स्याही का निशान दिखाती ये बुजुर्ग महिला पूरे गौरव के साथ बता रही है कि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ऐसे ही दर्जनों लोग अपने हाथों में छाता लिए मतदान केंद्र के बाहर वोटिंग के लिए खड़े दिखे। मतदान केंद्र के बाहर पानी लगा है, सड़क कीचड़ से भरी दिखी, लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। हर परिस्थिति में लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते दिखे। ये तस्वीर कटिहार के एक मतदान केंद्र की है। यहाँ मनसाही, फलता और समेली प्रखंड में पोलिंग बूथ पर ऐसी ही तस्वीर सामने आई। बैठने का कोई साधन ना है, पानी भी पड़ रहा है, इसके कारण हम लोग मतदान देने के लिए आदमी भी कम आ रहा है। परेशानी क्या, बारिश झिमझिम हो रहा है, मतदान कुछ परसेंटेज कम हो सकता है बरसात की वजह से। खगड़िया के गोगरी प्रखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी सड़क पर दूर दूर तक पानी फैला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पानी और कीचड़ के बीच स्कूल में मतदान केंद्र बना है। लोग छाता लगाए पानी और कीचड़ के बीच से होकर मतदान केंद्र तक पहुंचते दिखे। मौसम परेशानी पैदा कर रही है, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद नजर आए। अच्छा, बारिश तो बहुत हो रही है। बारिश हो रहा क्या हुआ? बारिश हुआ क्या हुआ? परेशानी तो है ना आपको? परेशानी है, 5 साल में वोट गिरा रहे हैं। भारी बारिश के बीच समस्तीपुर के विभूतिपुर मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। घुटने भर पानी और कीचड़ से होकर महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड की उकाई पंचायत की तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं। यहाँ भारी बारिश के बीच सैकड़ों लोग छाता लिए मतदान केंद्र के बाहर लाइन में खड़े दिखे। ज्यादातर लोगों के हाथों में छाते भी नहीं थे, फिर भी वो चुपचाप लाइन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। कोई पानी में भीगकर, कोई सिर पर कपड़ा रखकर, तो कोई छाता लेकर सुबह से ही मतदान करते दिखा। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी है 5 साल के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग को 5 साल के बाद मौका मिला है तो वोट डालेंगे, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया उत्साह है, बढ़िया प्रत्याशी चाहिए और वोटिंग नहीं हो रहा है, इसको वोटिंग के लिए तेजी करना चाहिए। बारिश के बीच मतदान की ये तस्वीरें लोकतंत्र में लोगों के विश्वास की कहानी कहती है। ये लोक सशक्तिकरण और विकास में विश्वास को दर्शा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, खगड़िया से दिग्विजय, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। एक तरफ भारी बारिश में भीगकर लोगों ने मतदान किया और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, वहीं दूसरी तरफ कटिहार से आई एक तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। यहाँ ईवीएम जमीन पर रखी हुई है और लोग इसी तरह मतदान कर रहे हैं। ये तस्वीर कटिहार के फलका प्रखंड की सालेपुर पंचायत की है। यहाँ बूथ संख्या 134 पर मतदान कर्मी और पीठासीन पदाधिकारी धरती पर बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि ईवीएम मशीन भी जमीन पर रखी दिखी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से मतदान के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वोट गिरवाने के लिए जो
पदासीन अधिकारी आए हैं, उनका कोई खास इंतजाम नहीं है। नीचे में बैठ के ईवीएम मशीन रख के वोट गिरवा रहे हैं, जो कि सरकार की लचर व्यवस्था है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन आज सारी व्यवस्था लचर दिखाई। ये तस्वीर प्रशासन की चुनावी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कभी खेत में मतदान की तस्वीरें आती हैं, तो कभी जमीन पर ईवीएम की। आखिर प्रशासन अव्यवस्था से सीख क्यों नहीं लेता? जब इस तरह से मतदान होंगे तो इसकी शुचिता किस तरह सुनिश्चित की जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।